सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं और सभी सखियों को और मंजरी आपको भी हमारा बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगीता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और बहुत समय बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है, तो क्यों नहीं हम लोग आज के दिन आज के विषय बताते बताते गुलाब जल से निखारे त्वचा, है ना। देखिए सब प्रकृति भी इस समय बड़ी निखरी निखरी सी है, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है ना? तो गुलाब जल से निखरेगी भाई, बिल्कुल। और कथा सुधा में आज कहानी सुनेंगे, एक्ट्रेस इसका भाग 2 सुनेंगे। प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। और इसके साथ ही संगीता जी अगला विषय कौन सा बड़ा प्यारा सा है कि प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान। और इसके साथ भाई ऋतु जो है वो चल रही है, ग्रीष्म ऋतु और सावधानी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हमारे सभी साथी देखिए बहुत सारे संदेश हम लोग को लिख करके भेज चुके हैं, तो वो संदेश भी हम शामिल करेंगे। और बात करते हैं प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तो जीवन में जो है प्यार का होना उतना ही आवश्यक है ना संगीता जी, जितना कि सांस लेने के लिए हवा का, और प्यास लगने पर पानी का, और भूख लगने पर भोजन का, और खाने में जैसे नमक का होता है। प्रेम हर जगह होता है। यदि सब चीजें हैं और हम उस प्रेम को पाने की अनुभूति नहीं कर रहे हैं या उसे पाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ होकर भी कुछ भी पास नहीं होगा। और जो प्रेम है वो मार्गदर्शक सूत्र बनकर उभरता है, जो मानवता को एक सूत्र में बांधता तो है ही। और सच्चे प्यार में सम्मान का मतलब असहमति में भी एक दूसरे के साथ दयालुता और सम्मान से व्यवहार करना है। यानी दिल से बिल्कुल जुड़े रहना है। बिल्कुल। तो हर किसी को निस्वार्थ प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार होता है, और वहीं किसी का प्यार पाना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। यदि हम ये सोचें कि प्रेम सिर्फ दुख देता है, तो ऐसा नहीं है। सही से निभाओ तो प्यार जीवन को सुखमय भी बना देता है। प्रेम सृष्टि की मूल ऊर्जा है। यदि हम अपने दिल में प्यार को महसूस करेंगे तो व्यवहार भी उसी के अनुरूप पाएंगे, और तभी तो हम दूसरों का प्यार भी पा सकेंगे। यदि दिल में प्रेम नहीं है तो हमारे विचार नकारात्मकता और जो उसी की ओर हम खींचे चले जाते हैं। और यदि प्यार होगा तो सकारात्मक विचार उपजेंगे फिर। बिल्कुल। और संगीता जी एक संदेश में लिखते हैं कि जिंदगी में प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है और प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान है। प्यार दो प्यार लो। प्यार शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनकर ही हमें अच्छा महसूस होने लगता है। प्यार शब्द में वो एहसास है जिसे हम कभी नहीं खोना चाहते। इस शब्द में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें मानसिक और आंतरिक खुशी प्रदान करती है और कभी कभी कष्ट दे भी होती है। और देखिए इन्होंने जो कुछ भी लिखा है भाई वो भी बड़े प्यार से लिखा बिल्कुल है। बिल्कुल प्यार से लिखा है। बहुत सारे इस तरह के संदेश आए हैं। हाँ, और देखिए सभी चीजों में प्यार की आवश्यकता है कि हम अपने दैनिक कार्य को भी तभी, यदि जो दैनिक कार्य हैं उन्हें हम प्यार से करते हैं, तभी जो कार्य होते हैं वो कब समाप्त हो जाते हैं, कब पूरे हो जाते हैं पता नहीं चलता। और फिर सबकी नजरों में अपने प्रति सम्मान का भाव नजर आता है। कुछ लोग प्रकट करते हैं, कुछ नहीं प्रकट करते हैं, लेकिन यदि आप उनका सम्मान पाना चाहते हैं तो विनम्रता का दामन थाम कर रखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको आपके प्रति सम्मान और प्यार भी देंगे। स्वार्थ और निस्वार्थ प्रेम का पता तभी लग जाएगा। बिल्कुल संगीता जी। और कभी कभी घर परिवार में भी प्यार सम्मान जो होता है वो दिलाता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि इसका उल्टा भी हो जाता है, लेकिन प्यार जो है वो घर को स्वर्ग बनाता है, पैसा नहीं। पैसा आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसकी जरूरत तो रहेगी। हम बिल्कुल पैसे को ये नहीं कह सकते पैसा नहीं। हाँ। पैसा भी हो और प्यार भी हो, दोनों जब साथ साथ होते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्यार का होना
लोगों को करीब लाता है, आपकी मदद के कई हाथ हो जाते हैं और सुख और दुख की छांव तो आनी जानी होती है संगीता जी, लेकिन जहाँ सम्मान नहीं मिलता वहाँ प्यार भी नहीं मिलता। यानी कि प्यार और सम्मान, प्यार आप करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। जी बिल्कुल। और अगर सम्मान पाना है तो फिर प्रेम पूर्वक जो व्यवहार है उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। और इसके साथ ही मन में कभी भी जो कहते हैं ना कि छल कपट होता है जो, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा अच्छी बातों पर ध्यान रखने का प्रयास करें। और देखो मंजरी, होता भी ऐसा है कि प्रयास करने से ही कुछ हो पाता है, तो प्रयास कर सकते हैं। मान लें कि किसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, फिर भी कुछ लोग आपकी मदद करते हैं, उन्हें याद रखें। गलतियां तो हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हीं बातों को पकड़कर सामने वाले संग जो व्यवहार करेंगे तो उसके प्यार और सम्मान को कैसे फिर हम समझ पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, एक श्रोता लिखते हैं कि तेरी प्यार की याद में लिखा है इन्होंने कि तेरी याद फिर लौट आई है, जिंदगी रोशनी सी जगमगाई है, प्यार हो या नफरत तुम कह दो ना अब ऋतु मोहब्बत की आई है। ये इनकी अपनी लिखी हुई चंद लाइनें हैं। तो इसी के साथ एक गीत सुन लिया जाए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर खजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर खजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अच्छा देखो मंजरी, ऐसा तो है कि बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए। अच्छा, किस मामले में? हाँ, प्यार का जब अगर मसला है तो फिर बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए, और तभी ऐसा होता है कि प्यार फिर दीवाना होता है और फिर मस्ताना भी होता है। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन हमें लगता है कुछ तो सोचना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे श्रोता क्या लिखते हैं, देखिए संगीता जी, है ना, कि प्रेम क्या है, बताइए क्या है प्रेम? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके समाधान की खोज प्राचीन काल से चली आ रही है। हर युग में आए दार्शनिकों ने भी प्रेम के स्वरूप की व्याख्या करने के अनेक प्रयत्न किए हैं। प्रेम शब्द का प्रयोग हम में से अधिक लोग भिन्न भिन्न संबंधों के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे माता पिता और बच्चे में प्यार होता है, तो भाई बहन और रिश्तेदारों का भी आपस में प्यार होता है, मित्रों में प्रेम होता है, देश के प्रति भी प्रेम होता है। बहुत बार हमें अपनी संपत्ति के साथ भी लगाव होता है, लेकिन प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। यही सच है, सिर्फ प्यार जिससे करो सच्चे मन से करो। क्या बात कही है। और इसी तरह देखिए अगली संदेश में लिखते हैं कि पूरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता प्यार का होता है, लेकिन प्यार में उसकी भावनाओं को समझना और उसे महसूस करना बहुत ही प्यार में जरूरी हो जाता है। हमें यह बोलना जरूरी नहीं कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बल्कि वो एहसास है कि प्यार करने वाला भी समझ जाता है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। बिना सम्मान के प्यार को ढहने में देर नहीं लगती है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने रिश्ते में आए प्यार के साथ साथ सम्मान भी दें, ताकि आपको प्यार करने वाला भी आपको उचित सम्मान देने के लायक समझे। अगर रिश्ते में भी प्रेम हो और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, तभी हमारी आपस की प्यार की डोरी मजबूत और टिकाऊ होगी। ऐसे तरह एक और श्रोता ने, हाँ, बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भी है इनका। और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि भावनाओं का सम्मान भी प्यार ही होता है। जहाँ प्यार है वहाँ सम्मान है। कोई जरूरी नहीं कि हर एक से प्यार ही हो, पर सम्मान व्यक्ति विशेष भी होता है, यानी सम्मान व्यक्ति विशेष का भी होता है। यानी कि सम्मान जो होता है वो प्यार से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ भावनाओं का खेल तो है ही है। बिल्कुल। और इसी तरह एक और संदेश में लिखते हैं कि प्रेम का मतलब ही है देना। इसमें लेने की भावना आ जाएगी तब ये लेन देन का सौदा हो जाएगा। प्रेम सर्दियों में घटने वाली घटना नहीं, ये तो चमत्कार है, तुरंत होता है और इसका एहसास जीवन भर होता है। प्रेम वो अग्नि है जिसमें जलकर भी सभी पवित्र हो जाते हैं। सम्मान की बात आए फिर वहाँ प्यार होता ही नहीं है। हम जिसे प्यार करते हैं उसे अपमानित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो प्रेम को जन्मों जन्म का साथ कहा गया है। क्या खूबसूरत बात सबने लिख करके भेजी है। और अगले संदेश में क्या लिखते हैं संगीता जी? एक और संदेश है बड़ा प्यारा सा, कि प्यार के अभाव में ये जीवन नीरस और निरर्थक है। प्यार में ही मधुर संबंधों का समन्वय होता है। अपने हृदय में प्यार की धारा को प्रवाहित करना और उसे जन जन तक पहुंचाना विरले ही जानते हैं। जहां प्यार की वर्षा होती है वहीं स्वर्गिक आनंद की अनुभूति और प्राप्ति की जा सकती है। और बहुत सारी बातें होती है और किसी का प्यार और सम्मान बड़ी ही शिद्दत से मिलता है संगीता जी। कुछ एक ऐसी चीजें होती है ना मंजरी जी, देखिए प्यार भी इनमें से एक ऐसी ही चीज है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम व्यक्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और भावनाएं होती हैं जिनमें उमड़ घुमड़ कह सकते हैं कि शुरू ही रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। और प्यार जो होता है ना ही सिर्फ इंसान का होता है, बल्कि प्रकृति से भी बड़ा प्यार होता है। प्रकृति में जो चीजें होती हैं उनसे भी बड़ा प्यार होता है। तो किसी का प्यार और सम्मान बड़ी शिद्दत से मिलता है। इसलिए आपकी जो ईमानदारी है, जो सत्यता है, अनुशासनशीलता, समय का जो पाबंद होना है, कर्तव्य के प्रति कर्मठ होना, सहनशीलता, स्पष्टवादिता, ऐसे बहुत से गुणों का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जिम्मेदार होना भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे यदि
किसी आप विवाह में जाते हैं तो वहाँ कोई जिम्मेदारी अगर आपको दी जाए उसे आप पूरा करते हैं तो प्यार और सम्मान भी पाते हैं। स्वतः मतलब इसके आप स्वतः ही हकदार बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने वहाँ पर बिल्कुल निष्ठा से, ईमानदारी से उनका सहयोग किया उस उत्सव में, तो एक पहचान बन जाती है, तो आपको प्यार मिलना स्वाभाविक है और आपको सम्मान भी मिलेगा, है ना। और इसी तरह एक और लिखते हैं संदेश में कि प्यार हम सभी इस बारे में बात करते हैं कि एक अच्छा शब्द है और ये अच्छा और गर्मजोशी भरा लगता है। आप जिस भी भाषा की कल्पना कर सकते हैं उसमें से अधिकांश ग्रंथ, समय अवधि, संस्कृत और क्षेत्र इस विषय पर लिखे गए हैं और ऐसा कभी नहीं लगता कि हमने इस अविश्वसनीय भावना के हर पहलू को कवर किया है। इसे एक भावना, जीवन का एक तरीका और यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण चीज के रूप में वर्णित किया है। हालांकि प्यार के कई पहलू है और हम परंपरागत रूप से अपना ध्यान रोमानी प्रकार के प्यार पर केंद्रित करना चुन रहे हैं। प्यार हमारे बारे में कुछ बता सकता है जो हम पहले से नहीं जानते होंगे। स्वीकृति, क्षमा और धैर्य का स्तर। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं, रुचि, नैतिकता, विचार प्रक्रिया और सहज प्रतिक्रियाएं विचार करने पर हमारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ प्रकट करती हैं, विशेष रूप से ये देखते हुए कि हम उन स्थितियों में हैं जहां हम पहले कभी नहीं रहे होंगे। बहुत ही प्यारी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी और गीत सुन ले तो और मजा आ जाएगा। आज इन हाथों में फिर से जिंदगी है, साज है, क्या कहूँ ऐ हुस्न तुझ पर, कितना मुझको नाज है, तेरे इस प्यार का शुक्रिया मेरे मेहरबान
देखिए, प्यार पाना, प्यार देना, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि इनसे समय का पता नहीं चलता है। बिल्कुल पता नहीं चलता है। अगर बातें करो, प्यार की बातें करो, प्यार से बातें करो, बिल्कुल, है ना? तो फिर प्यारे प्यारे फूलों की बातें करो। प्यार की बात चल रही थी तो देखिए थोड़ी सी गर्मी आ गई, लेकिन हम अगले विषय पर आते हैं। वो पता नहीं चलती है, वो बिल्कुल पता नहीं चलती जी, है। संगीता जी, प्यार की बात होती है तो मौसम भी फिर पता नहीं चलता है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे ना हम, और उसकी सावधानियों की बात करेंगे, है ना? क्योंकि देखिए मौसम भी ऐसे ही है कि हमें सावधानी तो रखनी ही पड़ती है ना? देखिए फिर से ये मौसम आ गया है, गर्मी ग्रीष्म ऋतु का मौसम, तो इसका लाभ भी बहुत है। प्रकृति को देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी मौसम होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है वो प्रकृति हमें जरूर देती है। तो ऊर्जा से भर देती है, फसलें पककर तैयार हो उठती हैं और जो विषैले कीटाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। वृक्षों पर इस ऋतु के मौसमी फल आ जाते हैं, जैसे कि फलों का राजा आम। कुछ फलों की जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है। गर्मी में राहत देते जो फल होते हैं, जैसे खरबूजे की बात करें, तरबूज की बात करें, बेल है, संतरा है, तो ये सब भी आ जाते हैं। तो कई तरह की सब्जियां भी देखने को मिलती हैं। खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, तरोई है, और इन्हें तो देखा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि भाई ये इस ऋतु में पैदा होने वाली फसलें रहती हैं, फल रहते हैं, सब्जियां रहती हैं। और लेकिन इस ऋतु में कुछ उसकी जो बातें होती हैं कि धूल भरी गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे हम लू कहते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों वो लू का आतंक छा जाता है। और इसका प्रभाव जो होता है वो हम सभी पर पड़ता है, और जिसके प्रति हमें सावधानियां अपनानी पड़ती है, रखनी पड़ती है। जैसे लू में घर से बाहर निकलते समय अक्सर कहा जाता है, सभी जानते हैं कि पानी पीकर ही निकलना चाहिए, लेकिन बार बार हम लोग को बताने का मतलब ये होता है कि एक याद दिलाने वाली बात होती है कि सभी स्वस्थ रहें। इसलिए इन दिनों में जब लू का समय होता है तो पानी पीकर निकले, और साथ में अपने साथ लेकर भी चलें पानी। और जो खान पान अपना रखना चाहिए वो कहते हैं कि तरावट वाला होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग सब्जियों की बात, फलों की कर रहे थे, तो अपने खान पान में उस तरह की चीजें शामिल करें। और जब निकलते हैं बाहर ना संगीता जी, तो सिर पर एक तौलिया या गमछा जिसे कहते हैं वो लपेट कर जाएं, चश्मा लगाएं, टोपी ले सकते हैं, और अगर आप पैदल चल रहे हैं तो छाता लेकर जाएं। और आजकल तो हाथ को थोड़ा सा कोहनी तक ऊपर ढकने के ग्लव्स वगैरह भी आ गए हैं, तो इस तरह की चीजें इस्तेमाल करके निकलते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि इन दिनों जितनी जरूरत है उसी हिसाब से निकले। अगर लगता है कि नहीं जरूरत है निकलने की, वो काम हम दिन का शाम को कर सकते हैं तो शाम को आप निकलिए, ठंडे ठंडे थोड़े से मौसम में। और इसके साथ साथ अपने भोजन में सलाद है, प्याज है, कैरी का पना है, बेल का शरबत, जूस आदि भी लेते रहें। थोड़ा सा बचे रहेंगे तो गर्मी से आपको राहत मिलेगी। मतलब अंदर से आप मजबूत रहेंगे तो फिर गर्मी के थपेड़े उतने असरकारक नहीं होंगे। तो ये हमें तो सावधानियां रखनी है। और वैसे भी देखा जाए तो उत्तर भारत में मई के महीने में धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो ये एक तरह से सावधानी है जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसा ही है। तो फिर धूल भरी जो आंधियां होती हैं वो चलने लग जाती हैं। तापमान जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। फिर ठंडी हवा जो चलती है, अगर रात की बात करें तो वैसे देखा जाए तो रात में तापमान थोड़ा सा घटता है, तो वहां तो राहत मिलती है। तो कभी कभी इस ऋतु में वर्षा और ओलावृष्टि भी होती है, तो कई बार मौसम भी बड़ी तेजी से बदल जाता है। बिल्कुल, कहा जाए तो ये नहीं कि कोई खास महीना है तो उन दिनों धूल भरी आंधियां चलेंगी, ऐसा नहीं है। आजकल मौसम तो बदलता रहता है, तो कभी भी ये जानकारी मिलती कि अब आंधियां चलने लगी या ओलावृष्टि होने वाली, इस तरह की मौसम बदलता रहता है, कब क्या हो जाए तो कुछ पता नहीं चलता है। तो हमें सावधानी तो रखनी ही पड़ती है। और कई बार ये भी सब लोग कहते थे कि गर्मी अच्छी पड़े तो इसका मतलब है कि वर्षा अधिक होगी। तो देखिए अब बात करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो ले लेते हैं एक अंतराल में भी समय है। अच्छा, तो फिर तो ठंडी हवा जो चलती है ना गर्मियों में, वो बड़ी राहत देती है ना। तापमान घट जाता है उससे। और कभी कभी इस ऋतु में वर्षा की हम लोग बात ही कर रहे थे कि ओलावृष्टि भी कहीं कहीं सुनाई देता है। और ये भी बात कर रहे थे ना कि कहीं पर कहते हैं कि वर्षा, अगर गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है तो वर्षा अधिक होगी। और ग्रीष्म ऋतु में हवाएं जो होती हैं वो काफी सी सूखी सी और गर्मी इतनी होती है उसके अंदर कि अंदर तक जैसे शरीर में एकदम घुस जाती है, ऐसा लगता है ना। होता है ना कि जैसे जो कहते हैं ना कि जो मॉइस्चर होता है उसको बहुत ज्यादा सुखा देती है। तो पानी
पानी भी ज्यादा पीना पड़ता है। बिल्कुल जी। और सूर्य की किरणें जो है पर्यावरण को जो है वो शुष्क कर देती हैं, धरती की शीतलता को छीन लेती हैं। वही मिट्टी में छिपे बीज जो है वो तप कर एकदम, मतलब इन दिनों, इन महीनों में, गर्मियों के खासकर महीनों में तप कर एकदम आतुर रहते हैं कि कब मौसम बदले और कब हम बाहर आ जाएं, धरती को हरा भरा कर दें, है ना। समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल।
अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं सभी का संगीता जी। और हम लोग बात कर रहे थे गर्मी के बारे में। तो स्वास्थ्य का जो है इस मौसम पर बहुत असर ना पड़े, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है बहुत मिर्च मसाले वाली और चिकनाई तली गरिष्ठ भोजन जो है उसके सेवन से बचना चाहिए। और बिल्कुल अपने को सक्रिय मौसम ही ऐसा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मसालेदार खाएंगे तो आपको एसिडिटी बनेगी, तो वो समस्या है। शक्ति जो होती है वो थोड़ी सी कमजोर सी होती है, तो उस हिसाब से खाना चाहिए। और सक्रिय रहने के लिए संतुलित और हल्का सादा भोजन करें तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ पानी, छाछ, दही, फलों का जूस और जितने भी हो जो तरल पदार्थ होते हैं वो सब ले सकते हैं, वो नहीं ले जी। और नारियल पानी भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा है नारियल और पानी, तो गन्ने का जूस भी जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मन की बात कह दी। और पसीने में भीगे कपड़े जो होते हैं वो तुरंत बदले, दिन में 2 बार नहाए, सुगंधित इत्र पाउडर भी लगाना चाहिए। और इन दोनों घमौरियां निकल आती है, अक्सर देखा गया ना संगीता जी, तो उसमें नारियल का तेल है या मुल्तानी मिट्टी का लेप भी लगा सकते हैं। और चंदन पाउडर मिलाकर अगर लगाते हैं तो आपको राहत देगा घमौरियों से। और बाहर जाते समय क्रीम जरूर लगाएं और सूती हल्के रंग के वस्त्रों को पहनना शुरू कर दें। हालांकि सभी लोग पहनते ही हैं, देखिए गर्मी आते ही सब लोग के सूती कपड़े निकल आते हैं, तो इससे बहुत आराम मिलता है गर्मी। लेकिन शाम के समय क्या होता है मंजरी कि थोड़ा ठंडा जरा सा वातावरण हो जाता है, तो उसमें भी ये देखना है कि भाई एकदम से हल्के कपड़े न रहें और मतलब ठीक से ढका रहे हाथ पैर, तो ज्यादा अच्छा है। तो अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए पतला और हल्का ढीला वस्त्र पहने, जिससे पसीना आए भी तो वो सूख जाए। गर्मियों में जल्दी उठें और काम निपटा लें। दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, तो जल्दी जल्दी से काम अगर निपटा लेंगे तो फिर बाद में आराम ही होता है। बिल्कुल आराम मिलता है। और गर्मियों में बाग बगीचों का और तैराकी का आनंद भी ले सकते हैं। खेल, मनोरंजन और कहानियों का भी आनंद ले सकते हैं। आपके पास कोई नदी है, घर के पास तो तालाब है, तो वहां पर आप शाम को वक्त गुजार सकते हैं। वहां पर जो बहने वाली सुंदर शीतल हवा चलती है ना, तो उसका भी आप इन दिनों आनंद ले सकते हैं। और जैसे जिसको सुविधा हो, है ना, उस हिसाब से जाना चाहिए। और इस मौसम में ये भी ध्यान रखना है कि गर्मी से क्या होता है, जलन मचने लगती है, चक्कर आने की प्रॉब्लम हो जाती है, अपच या दस्त जैसे विकार, और आंखों में तकलीफ जैसी समस्या भी आ जाती है। तो बाहर से आते ही तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना है, इस चीज का ध्यान रखना है। 5 मिनट रुकना है और कुछ खाकर ही पानी पीना है। धूप से आकर बहुत एकदम से मतलब 2 मिनट रुके, फिर आप अपने कपड़े को चेंज करें। तापमान जो घर का है उससे आपका शरीर मैच हो जाए, मेल खा जाए, तभी आप पानी पिए या कपड़े बदले। और कूलर और एसी के आगे तुरंत नहीं बैठना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये भी होता है ना मुझे कि जब कोई बाहर से आया तो फिर तुरंत से, चूंकि गर्मी लगी होती है, तो फिर हम लोग तुरंत हाथ पैर धोने लगते हैं या फिर नहाने लगते हैं या फिर आंखों में भी पानी से छींटे मार के धोते हैं। तो ये भी बड़ा खतरनाक है। बस 2 मिनट रुकना है और पानी पीना है, तो कुछ खाकर, मीठा कुछ खाकर पानी पीते हैं तो सही रहता है। तो कहना चाहिए इस ऋतु में अपने हिसाब से भी, आप लोग को सभी जानकार हैं, तो उसी हिसाब से अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। और फिलहाल हम लोग सुन लेते हैं गीत। तू
तो संगीता जी, समय हो चला है कथा सुधा में कहानी एक्ट्रेस का भाग 2 सुनने का। तो सुनते हैं सभी के साथ मिलकर हम लोग भी कहानी। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पार्ट खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। दर्शक वृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मत्तों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोगान करने लगे थे। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को गुण ग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोगों का मोहन्माद शांत हुआ। तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि, सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वो 15 साल से इस कंपनी में थी और ये समस्त जीवन उसने पुरुषों के हृदय से खेलने में ही व्यतीत किया था। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता था कि ये चंचल नवयौवना उस अवस्था में पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है। कौन कह सकता था कि वो नवविकसित पुष्प 33 बसंतों की बहार देख चुका है। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वो एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती रही। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा था। मगर आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते हुए देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी न करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वो स्थिर न रह सकी। कुंवर निर्मलकांत शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार, साहित्य के उज्जवल रत्न, संगीत के सिद्ध हस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थी। तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी उत्सुक थे। प्रौढ़ा अवस्था में भी प्रेमी की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती। वो किसी सलज्जा युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी। वो मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी ना हुआ। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उसके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हो गई। बोले, मैंने आपको आज इतने सुबह सुबह कष्ट दिया, क्षमा कीजिए।
ये तो आपके आराम का समय होगा ना? तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज्यादा आराम और क्या हो सकता है कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए आपको मनो धन्यवाद देती हूँ। वैसे अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मलकांत ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना पसंद ना करें, पर एक बार इस ड्योढ़ी पर सिर को झुका ही जाऊंगा मैं। तारा ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसी वक्त तक जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर ना आ जाए। क्यों? मेरे लिए ये मनोरंजन का विषय नहीं है, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे मजाक समझ सकती हो, मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत देय थी। उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी। मगर एक महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वो वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी। वो कुंवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी, पर उसमें विवाह का शब्द न आता था। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज से तृप्ति हो सकती है? प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीजों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी सबसे मूल्यवान पदार्थ है। वो जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनके जुबान से नहीं मिलती? क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव था? फिर क्या वो उसको केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? ये अपमान उससे न सहा जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वो आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन रईस के साथ वो इससे कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती, किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वो ये निर्लज्ज जीवन न व्यतीत कर सकती थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी, और यही उन लोगों ने किया। उन्हें यह भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहां तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा, देखो तुमसे एक बात कहता हूं, इनकार मत करना। जी कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपकी भेंट करके मैं अपने को धन्य समझूं? बात मुंह से निकलने भर की देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी। मैं तो निराश हो चली थी। कुंवर साहब, आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली है।
कुंवर साहब ने जबान दांतों तले दबाई, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो। ये बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी तो शायद पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम तो सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूं वो तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूंगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझ में अगर कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब तुम साहित्य या संगीत या धर्म पर अपने विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूं और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूं। तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं, स्वर्गीय हो। मुझे आश्चर्य यही है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब देर तक अपने दिल की बातें कहते रहे। उनकी वाणी कभी इतनी प्रलग्भ ना हुई थी। तारा सिर झुकाए सुनती थी, पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का शोभ लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था। ओहो, ये पुरुष इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट है, इतना विनीत, इतना उदार। सहसा कुंवर साहब ने पूछा, तो मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे? तारा, दया करके मुझे बहुत दिनों के लिए न टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कुंवर साहब, कानून का क्या कीजिएगा? आपने कुछ सोचा है? कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा। मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के दिन वो शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही। पुरुषों के हृदय से क्रीड़ा करने वाली चतुर नारी क्यों इतनी विमूढ़ हो गई है? सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जीशाम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग अगले सोमवार को। वादियाँ
जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे, वादियां मेरा दामन। संगीता जी देखिए, इस खूबसूरत गीत के साथ हम चलते हैं गुलाब जल की ओर। तो उसमें संदेश जी गुलाब जल कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए संदेश में लिखते हैं कि चेहरे पर गुलाब जल लगाने के कई फायदे हैं। ये स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ पोषण भी देता है। इसमें मौजूद गुण स्किन के दाग धब्बे और झुर्रियों की समस्या को कम करते हैं। गुलाब जल तो होता ही ऐसा है, देखिए गुलाब से ही बनता है। तो गुलाब की जो पत्तियां होती हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, खास करके अगर देखा जाए तो विटामिन सी बहुत होता है मंजरी। तो उसको एक तरह से कह सकते हैं ना कि फेस पैक में भी इस्तेमाल किया जाता है। और घाव भरने में भी कई बार ऐसा कहते हैं कि इन्फेक्शन वगैरह है स्किन पे, तो उसमें भी बहुत फायदा करता है। बिल्कुल। और मेकअप हटाने के लिए भी आप गुलाब जल को 2 चम्मच ले लें और 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर रुई के फाये से आप भिगो करके आप फेस पर लगाकर मेकअप उतार सकते हैं। तो इसके ये भी फायदे हैं। और एक लिखते हैं कि संगीता जी कि आप कॉटन पैड पर गुलाब जल लगाकर चेहरे पर लगा सकते हैं और इसे 1-2 मिनट लगा रहने दें, फिर आप इसको पोंछ लें। तो यही चीज हमने जो बोली थी मेकअप पोंछने के काम आता है, तो हमारे संदेश में भी ये लिखा है इन्होंने। और चेहरे के कालेपन को दूर करने के लिए आप रात को गुलाब जल लगा सकते हैं। ऐसे में आप एलोवेरा जेल में गुलाब जल मिलाएं और बने मिश्रण को रात भर चेहरे पर लगा रहने दें। इस तरह का संदेश उन्होंने बहुत अच्छी सी जानकारी लिख करके भेजी है। शहद के साथ भी मिला सकते हैं। जी बिल्कुल। और बालों को धोने के बाद भी ऐसा कहते हैं कि गुलाब जल जो स्प्रे कर लें तो बड़ा अच्छा सा उसका असर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल। और गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी का पैक भी आप चेहरे पर लगा सकते हैं और जैसे तेल जो होता है, अतिरिक्त तेल होता है, वो कम होता है। और गुलाब की पंखुड़ियों के बारे में तो आपने बताया था कि उसको क्रश करके और एलोवेरा जेल और थोड़ा सा रोज वाटर चेहरे पर मिलाकर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें, तो इससे भी चेहरा की त्वचा है वो खिली खिली सी लगेगी। और दही भी मिलाया जा सकता है गुलाब जल में, तो उसे भी मिलाकर लगा सकते हैं। और गुलाब जल में कहते हैं ना कि फिनोलेक्स भी एक होता है, एक विटामिन सी तो होता ही है मंजरी, साथ ही फिनोलेक्स भी पाया जाता है। और एंटीसेप्टिक भी बहुत होता है ये, और एंटी बैक्टीरियल भी होता है। तो इस वजह से भी चेहरे पर या फिर त्वचा पर इसके फायदे ज्यादा देखने में आते हैं। लेकिन जब भी आप खरीदें तो ऐसा है कि गुलाब जल या तो मतलब खरीदें तो फिर वो कंपनी देख लें कि अच्छी हो, उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो सब भी देखना बहुत जरूरी है। और बेहतर तो ये होता है कि अगर आप चाहें तो घर में बनाए, बड़ा अच्छा सा बन जाता है। बिल्कुल ताजा ताजा सा बन जाता है। बिल्कुल। और खीरे के छिलके का 1 चम्मच पेस्ट लेके उसमें थोड़ा सा शहद, कुछ बूंदे गुलाब जल के मिलाकर आप फेस पैक बनाकर भी लगा सकते हैं। तो इससे त्वचा को इन दिनों पोषण भी मिलेगा। गर्मियों का मौसम है तो खीरा भी आपको ठंडक पहुंचाएगा। और इसी के साथ आधा चुकंदर का पेस्ट और 2 बूंद ऑलिव ऑयल लेकर के थोड़ा सा उसमें वैक्स और गुलाब की कुछ बूंदे मिलाकर होठों पे लगा सकते हैं, तो आपके होठ सूखने से बच सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे फायदे हैं गुलाब जल के। और ग्लिसरीन भी होती है ना। जी जी। ग्लिसरीन पे भी देखिए अगर मिला लिया जाए, वैसे देखिए अब तो गर्मी है, जाड़े के मौसम में ज्यादा होता है, ग्लिसरीन आप कम इसमें रखें और गुलाब जल है तो उसे या तो बराबर मात्रा में ले लें या फिर ग्लिसरीन कम और थोड़ा सा गुलाब जल ज्यादा ले लें। तो फिर उसको मिलाकर रात में अगर हाथ पैर धो लिए बहुत अच्छे से, तो फिर उसको अच्छे से मसाज कर लें तो सुबह अच्छी अच्छी सी रहेगी त्वचा। बिल्कुल। हाँ। और अब चलने का समय हो रहा है मंजरी जी। तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को संगीता श्रीवास्तव और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली